बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कमिश्नर था, मैंने इसके बारे में आपसे अर्ज़ किया था, एक कमिश्नर को चंद चढ़ाएगा और वो ऐसा ही लगता है कि हर रोज़ एक नई चीज़ आ जाती है। वो कमिश्नर जिसको पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी और बहुत सारे दानिश्वर ये कल तक साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो ज़हनी मरीज़ है और ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। कभी वो डांस करता है, कभी वो घर वालों से लड़ता है, कभी वो अजीब अजीब हरकतें करता है। यानी उसके बारे में बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें पहले फैलाई जा रही थी कमिश्नर के बारे में, लियाकत चट्ठा के बारे में। अब उस कमिश्नर का एक स्टेटमेंट आया और वो सारे नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं कि जनाब कमिश्नर का स्टेटमेंट आ गया, कमिश्नर का स्टेटमेंट आ गया, और बड़ी खुशियां मना रहे हैं। तो अब उन्हें लगता है कि वो कमिश्नर ने ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है, इस वक्त उसको पागलपन का दौरा नहीं पड़ा हुआ। यानी जब वो कमिश्नर बात करता है ऐसी कि जिसमें धांधली हो, तो ये सारे उछलना कूदना शुरू कर देते हैं कि ज़हनी मरीज़ हो गया। जैसे ही वो बात करेगा कोई और, तो ये सारे जो है उछलना कूदना शुरू हो जाते हैं कि जनाब अब वो ज़हनी मरीज़ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मामला जो है वो कमिश्नर की ज़हनी हालत का नहीं है, मामला मुझे इनकी ज़हनी हालत का लगता है बेचारों की। क्योंकि इनको जैसे ही धांधली का नाम लो तो ये एक अजीब किस्म की कैफियत में चले जाते हैं। इनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है फॉर्म 45 का नाम सुनते ही, और अजीबोगरीब इनकी सूरत हाल हो जाती है बेचारों की। तो मुझे तो इनके ऊपर तरस आ रहा है। अगर ये हुकूमत बन भी गई, नवाज शरीफ को, उसके ख़ानदान को नवाज भी दिया गया, तो क्या फ़ायदा। यानी अवाम तो इनको इक़्तिदार में देखने के बावजूद भी पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं मानेगी। वो इसलिए कि लोगों ने इनको वोट ही नहीं डाला हुआ। यानी मेरिट चोर थी मरियम नवाज। एक दौर में बहुत सारे लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक कॉलेज में दाखिला लेने की कोशिश की, और उस दौर में जब कॉलेज ने उनको इनकार किया तो अपने वालिद गिरामी से कहकर उन्होंने वहाँ पे नौकरी से निकलवा दिया। और उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ और फिर नवाज शरीफ साहब को अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा। तो उस दौर में मेरिट की खिलाफ वर्जी की जाती थी, मेरिट की चोरी की जाती थी। अब मैंडेट की चोरी की जाती है। चोरी की एक रवायत जो है वो अब तक कायम है, और कभी मैंडेट चोरी, कभी मेरिट चोरी, और अब देखते हैं कि इसके बाद और क्या चोरी होता है। बहरहाल स्टोरी जो है वो हम बात कर रहे थे कमिश्नर की। मरियम नवाज पे बाद में बात करेंगे। उन्होंने कुछ बड़े मज़ायका खेज स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से एक आपके सामने आज फिर रखूँगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात पर माफ़ी मांग ली। एक स्टेटमेंट उनका 2 सफ़ों का मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। ये वही सहाफ़ी और वही दानिश्वर लेकर आ रहे हैं जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि ये तो ज़हनी मरीज़ है। और इस वक्त सिर्फ आप ये देख लें स्टेटमेंट सुनने से पहले कि कमिश्नर है कहाँ। देखिए, पहले एक खबर आई थी कि कमिश्नर को शायद गिरफ्तार कर लिया गया है, लियाकत चट्ठा को। फिर उसके बाद एक तरदीद भी आई कि लियाकत चट्ठा को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब लगभग 5 दिन हो गए हैं। मेरी इस्लामाबाद में चंद सहाफ़ियों से बात हुई। मैंने सिद्दीक जान से बात की, साकिब बशीर साहब से बात की, एक दो और दोस्त हैं उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा जी मुझे बताएं कि लियाकत चट्ठा है किधर। उन्होंने कहा जी नहीं पता कहाँ है। ये पुलिस के बाद उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। अपने घर पे है, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। सहाफ़ियों ने मुझे ये बताया कि इन्होंने कोशिश की उसको ट्रैक करने की, उसको ट्रेस करने की कि एक्चुअली लियाकत चट्ठा अभी है कहाँ, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि लियाकत चट्ठा कहाँ है। तो एक तो ये बात है कि उनकी फैमिली को पता है या नहीं पता, ये मैं नहीं जानता, लेकिन सहाफ़ियों ने हाथ खड़े किए। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता कि लियाकत चट्ठा कहाँ पे मौजूद है, किसके पास मौजूद है और क्या बात कर रहा है और कहाँ से क्या स्टेटमेंट दे रहा है, हमें इसके बारे में नहीं पता। और इस स्टेटमेंट की सेहत पे बकौल उन सहाफ़ियों के, उन्होंने कहा हमें शक है, वो इसलिए कि ये इंडिपेंडेंटली उसने सामने आकर बात नहीं की, ना ये किसी मजिस्ट्रेट के सामने दी है। जो लीगल स्टेटमेंट होता है वो होता है, यानी इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट आया है और कहा यह जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी आला सतही, जिसने ये देखना था कि कमिश्नर के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत हैं, उसने पहले आरओज़ को सुना, फिर करते कराते कमिश्नर का ये स्टेटमेंट सामने आ गया। शायद ये स्टेटमेंट वहाँ से मनसूब किया जा रहा है, लेकिन इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। एक कमेटी है। एक्चुअली जो कानूनी हैसियत होगी वो अगर एक दफ़ा 164 का बयान दे कमिश्नर, अदालत के अंदर जाके मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 का बयान दे, तो उसकी कानूनी हैसियत है। वो भी इस सूरत में कि उस बयान के ऊपर मुतासरा फरीक को जिरा करने का मौका मिले। जैसा कि आपको याद है एक स्टेटमेंट दिया था आज़म खान ने। आज़म खान ने एक स्टेटमेंट दिया इमरान खान के खिलाफ, लेकिन जब जिरा करने का मौका मिला तो उसके बाद आज़म खान का आधे से ज़्यादा स्टेटमेंट बदल गया था। उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को हुआ था। आइंदा जब ये केस चलेगा तो उसमें भी इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा। बहरहाल अब ये कमिश्नर साहब कहाँ हैं, कहाँ से स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा के बहकावे में बयान दिया, रहनुमा का नाम नहीं बताया, और पीटीआई के दौरे हुकूमत में उनसे दरीना ताल्लुकात कायम हुए।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा और उन्होंने माफ़ी मांग ली और उन्होंने अपने बयान में कहा कि तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूं और हुकाम के आगे सरेंडर करता हूं। पिंडी डिवीज़न में किसी रिटर्निंग अफसर को किसी की हमायत या मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने बयान में कहा कि रिटायरमेंट की वजह से बहुत दबाव में था, 32 साल सरकारी खिदमत अंजाम दी, 13 मार्च 2024 को मैंने रिटायर होना था। उन्होंने कहा कि मेरे तमाम इल्ज़ाम झूठे थे। पीटीआई के एक रहनुमा के बहकावे में आकर बयान दिया। पीटीआई दौरे हुकूमत में इस लीडर के साथ देरीना ताल्लुकात कायम हुए, लीडर का नाम नहीं बताया। 9 मई वाक़े के बाद पीटीआई रहनुमा लाहौर में रूपोश और राब्ते में था। वाज़ेह रहे कि 17 फरवरी को कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे कुछ अरसा पहले इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पर शर्मिंदा हूँ और मैंने जो जुर्म किया इस पर मुझे सजाए मौत दी जाए। ये पहले उन्होंने कहा था कि मैनू सजाए मौत दे दो, मैंने बहुत धांधली करवाई, मेरे आरोज़ रो पिट रहे थे और बड़ा उन्होंने कहा जी मेरा ज़मीर जाग गया है, सुबह फजर के बाद मैं खुदकुशी करने लगा था, तो अब मैं ज़ोर से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि मैं कौम का मुजरिम हूँ। 13 सीटों के ऊपर मैंने धांधली करके 70-70 हज़ार वोट मैंने इधर से उधर कर दिए और जो 70-70 हज़ार की लीड थी उसको मैंने शिकस्त के अंदर बदला और मैंने बड़ी ज़्यादती की है। अब वो ये कहते हैं जनाब कि मैंने ये पीटीआई के एक रहनुमा है, उनसे मेरा राब्ता था, उनके दबाव में आके मैंने ये स्टेटमेंट दिया। अगर पीटीआई के रहनुमा के दबाव में थे तो कमिश्नर साहब को ये 13 सीटें नून लीग के बजाय पीटीआई को जितानी चाहिए थी। मेरा तो एक सादा सा सवाल है, कॉमन सेंस की बात है, मैं कोई इतना रॉकेट साइंस में नहीं जा रहा, मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि अगर कमिश्नर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के दबाव में थे तो ये अच्छे दबाव में थे कि इन्होंने 13 सीटें पीटीआई को हरवा दी। ये कैसा इखलाकी दबाव था और ये कैसा उनके साथ इनका लिंक था जिसके बाद इन्होंने 13 सीटें अपने पूरे डिवीजन के अंदर एक भी सीट नहीं जीतने दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और तहरीक इंसाफ वहाँ पे बार बार कह रही है फॉर्म 45 फॉर्म 45 फॉर्म 45 फॉर्म 45 के नाम से चिढ़ गए हैं। अब पीएमएलएन जो है उनके पास भी अपने फॉर्म 45 है, वो भी सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ इतलात के मुताबिक फॉर्म 45 शायद रीराइट हो रहे हैं, दोबारा से बनाए जा रहे हैं। लेट्स सी जो भी होगा, पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत बनेगी ये मुल्क तो इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मज़ीद खुलकर सामने आ जाएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी। अब जो दिमागी मरीज़ था वो जनाब वक्ती तौर पे दुरुस्त हो गया जब तक कि वो दोबारा कोई और स्टेटमेंट इधर उधर नहीं दे देता। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा इसी कमिश्नर ने कह दिया कि जनाब मैं अपने पुराने वाले मौके पे कायम हूँ, तो फिर इसको समझा जाएगा आटो के ऊपर कि जनाब ये दोबारा इसको ज़हनी मर्ज़ का दौरा पड़ा है और दोबारा वो ज़हनी मरीज़ बन गया है। लेकिन फ़िलहाल उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त है और उसका सर्टिफिकेट उन तमाम हमारे दानिश्वरों ने जारी कर दिया है जिन्होंने इससे पहले उसकी ज़हनी हालत ख़राब होने का सर्टिफिकेट जारी किया था। एक मामला जो सेहत कार्ड के ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा का, अब वो ये क्लेम कर रही हैं कि सेहत कार्ड मेरे वालिद ग्रामी ने इसको लॉन्च किया था और मैंने इसके ऊपर ज़ाती तौर पे बड़ा काम किया था। नहीं जी, हमने जो पहली दफ़ा अपने सहाफ़ती करियर में सेहत कार्ड का नाम सुना ना, वो इमरान खान के दौर में सुना, इंसाफ सेहत कार्ड। और फिर हमें उन्हीं के दौर में ये पता करने का मौका मिला कि ये एक्चुअली होगा क्या, इसका आइडिया क्या है। फिर हमने उन्हीं के दौर में इसके ऊपर काम होता हुआ देखा। फिर उन्हीं के दौर में हमने देखा कि सारे लोगों को सेहत कार्ड मिल रहा है। उस दौर में जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोग थे ये इसके ऊपर तनकीद करते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि इनकी सूबे में हुकूमत थी सिंध में, इन्होंने सेहत कार्ड को वहाँ पे राइज ही नहीं होने दिया। सेहत कार्ड को राइज ही नहीं होने दिया इन्होंने सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो वो तो इसको कभी क्लेम कर ही नहीं सकते। जहाँ तक बात है पीएमएलएन की, तो ये कहा करते थे बड़ा खुलकर कि ये पैसे का ज़िया है और ये आइडिया ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान साहब ने इसको बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया और लोगों को फ़ायदा हुआ और उनको उससे पॉलिटिकल फ़ायदा भी हुआ इमरान खान साहब को, तो फिर पीएमएलएन ने जब उनको हुकूमत मिली और इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, पीडीएम की हुकूमत आई, तो मरियम नवाज़ ने सेहत कार्ड के बारे में अपने चचा जान शहबाज शरीफ साहब से क्या कहा, ज़रा ये सुनिए। लेकिन हमने ये नहीं किया था, आपको याद है हमने तो उसको $102 नीचे ये आपने सुना कि मरियम नवाज जो आने वाले दिनों में शायद वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगी, इन्होंने अपने चचा से सेहत कार्ड के बारे में क्या फरमाया था। तो सेहत कार्ड से इनकी ये दुश्मनी थी।
अब उसी एक मंसूबे को, क्योंकि देखें लोगों ने बहुत धुलाई की इलेक्शन में, बहुत ज़्यादा, PMLN को इतनी फेंटी लगी है कि शायद कई दहाइयों के बाद उनकी ये दुर्गत बनी है। यानी ऐसी दुर्गत तो उनकी परवेज मुशर्रफ के दौर में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी नहीं बनी थी। इस मरतबा तो बदतरीन धांधली के बावजूद अभी भी वो दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी बन पाए हैं। जितनी धांधली PMLN के लिए की गई है ना, इससे आधी धांधली अगर इमरान खान के लिए 2018 में की जाती तो 2/3 अक्सरियत होती इमरान खान के पास। यानी उसको जो लोग कंपेयर करते हैं ना 2018 को और 2024 को, वो एक्चुअली एक बदयांती कर रहे होते हैं। 2018 में, 2013 में, 2008 में, 2002 में और 97 में, या जो पहले होता रहा ना, वो एक छोटा मोटा एक कुशन होता था जो एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड कर देती थी किसी पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन इस दफ़ा जो धांधली PMLN के लिए हुई है वो तो तबाही फिर गई है। कमाल किस्म की धांधली हुई है जिसके तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। बहरहाल PMLN की हुकूमत बनाई जा रही है। अब वही मंसूबे जिनको पहले ये गाली देते थे, उसके साथ बदतमीजी करते थे, उसको बंद करने के लिए जोर लगाते थे, आज इमरान खान के उन्हीं मंसूबों को ओन करना इनकी मजबूरी बनती जा रही है। अच्छा, कौन कौन से मंसूबे हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के जो अब PMLN उनके ऊपर अपनी तख्तियां लगाना चाहती है? हम वो सारे मंसूबे आपके सामने एक एक करके लाते रहेंगे आने वाले दिनों में, ताकि ज़रा क्लैरिटी रहे चीज़ों के अंदर, वो आपको हम बताते रहेंगे। इमरान खान साहब की पार्टी ने दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया है। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएंगे और मेरे ख्याल में कादी फायद ईसा साहब को दावत देनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बाकायदा इलेक्शन कमीशन को और तमाम उन लोगों को, अकबर एस बाबर को ज़रूर कागजात जमा करवाने का मौका देना चाहिए ताकि वो इलेक्शन लड़के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी औकात देख लें और प्रॉपर इलेक्शन करवा के फिर 2-3 दफ़ा पूछ लेना चाहिए सबसे कि जनाब आप मुतमईन नहीं, हम दोबारा करवा लें, और एक दफ़ा इलेक्शन करवा के अपनी जो पार्टी है उसकी लीडरशिप की अनाउंसमेंट करवा के फिर वापस अपना सिंबल लें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, ताकि जो ज़िमनी इंतखाबात हों या इसके बाद जो भी इंतखाबात हों उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर इलेक्शन लड़ सके। मखसूस नशस्तों के ऊपर अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक तो फैसला कोई नहीं आया। हो सकता है कि थोड़ी देर में फैसला आ जाए या सुबह तक फैसला आ जाए, तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया है। इससे पहले मैंने आपको एक फ़ैक्ट बताया था और वो बड़ा क्लियर फैक्ट मौजूद है, जिसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इसकी मिसाल मौजूद है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में कोई वजूद नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा थे 3 आज़ाद उम्मीदवार MPA बने थे फाटा से 2019 में, और उन 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत की थी। बाद में इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और एक फ़हरिस्त जमा कराई थी, जिसके बाद बसीरत बीबी गालिबन उनका नाम था खातून का, उनको MPA मखसूस नशस्त के ऊपर बना दिया गया था। तो एक प्रेसिडेंट मौजूद है, इसी प्रेसिडेंट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ायदा उठा सकती है और उनको मखसूस नशस्तों पे उनकी ख़वातीन को मौका मिल सकता है कि वो आएँ और आकर ऐवान के अंदर बैठें और तर्जुमानी करें अपनी पार्टी की। अच्छा जी, मेरे पास 2 स्टेटमेंट मौजूद हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, वहाँ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जो एक कंट्रोवर्सी उठी हुई है कादी फायद ईसा साहब के एक फ़ैसले के हवाले से, और दूसरी जानिब जो है उलमा इकराम का एक मुतफ़िका भी एक मेरे पास स्टेटमेंट मौजूद है। पहले ये देख लेते हैं कि जो प्रेस रिलीज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो क्या कहती है। और वो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं और ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आइनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया है और मज़हब के ख़िलाफ़ जराइम के मुताल्लिक़ मजमुआ तादीरात पाकिस्तान की दफ़ात ख़त्म करने के लिए कहा है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। अच्छा, फिर उन्होंने मुकदमे का जिक्र किया कि फ़लाँ मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि इस मुकदमे की FIR में मज़कूर इल्ज़ामात को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम भी किया जाए तो इन पर इन दफ़ात का इतलाक़ नहीं होता, बल्कि फ़ौजदारी तरमीमी एक्ट 1932 की दफ़ा 5 का इतलाक़ होता है, जिसके तहत ममनुआ कुतब की नशर व अशात पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की कैद की सज़ा दी जा सकती है। चूँकि दरख्वास्त गुजार मुलजिम पहले ही कैद में 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजार चुका था, इसलिए इस्लामी अहकाम, आइनी दफ़ात और कानून व इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार मुलजिम की ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया है। अफसोस की बात यह है कि ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। फ़ैसले में कुरान मजीद की आयात इसी सियाक़ो सबाक में दी गई हैं। फ़ैसले में गैर मुस्लिमों की मजहबी आज़ादी के मुताल्लिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की जो दफ़ात नकल की गई हैं, इनमें वाज़ेह तौर पर यह कैद मौजूद है कि ये हुकूक कानून, अमन व अमा और इखलाक के ताबे ही दस्तयाब होंगे। आइन की दफ़ा 20 का तर्जुमा यहाँ पेश किया जाता है। कानून, अमन आमा और इखलाक के ताबे। हर शहरी को अपने मज़हब की
پیروی کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا. اور بی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہوگا. اسی نوعیت کے ایک مقدمے میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس موضوع پر پہلے ہی تفصیلی فیصلہ دے چکا ہے. اچھا، ظہیر الدین بنام ریاست 1993 کا اس میں حوالہ دیا گیا ہے، جس سے موجودہ فیصلے میں کوئی انحراف نہیں کیا گیا. یہ تفصیلی ساری بات کرتے ہوئے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے، یا انہوں نے کہا کہ اس کو مس رپورٹ کیا گیا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح کریں، اور اس کے لیے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں. چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی ریویو سے نہ پہلے روکا اور نہ اب روکیں گے. میرے خیال میں حل بھی اس کا یہ ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ جانا چاہیے ریویو کے اندر، کیونکہ علماء اکرام کا اس پہ موقف تھوڑا سا مختلف ہے. علماء اکرام کیا کہہ رہے ہیں، یہ میرے پاس ایک بڑی ڈیٹیل ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں 500 مفتیان اکرام ہیں، ان کا شرعی اعلامیہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مذہبی معاملہ ہے، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ قاضی فائد عیسیٰ اور مسرت ہلالی کا فیصلہ قرآن و حدیث اور آئین پاکستان کے خلاف ہے، اسے مسترد کرتے ہیں. یہ تنظیمات اہل سنت سے وابستہ 500 مفتیان اکرام کا شرعی اعلامیہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کا حوالہ بھی بیچ میں لکھا ہے، اور بہت سارے علماء اکرام کے اور مفتیان کے اس کے اندر نام بھی لکھے ہیں. تو یہ بڑا ڈیٹیل قسم کا ایک ان کا سٹیٹمنٹ آیا، ایک اعلامیہ آیا علماء اکرام کی جانب سے. دیگر علماء اکرام بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں، اس سے پہلے جو مذہب کارڈ ہے نا، وہ بڑا خوفناک طریقے سے 2022 میں پی ایم ایل این نے اور کچھ اور لوگوں نے استعمال کیا تھا عمران خان کے خلاف. آپ کو یاد ہوگا جب ایک مذہب کارڈ استعمال کر کے ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا گیا تھا اور ان پہ گولیاں تک چل گئی تھیں. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. اس دور میں بھی میں نے اس کی مخالفت کی تھی، میں آج بھی اس کی مخالفت کرتا ہوں. دیکھیں، جب عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا تھا تو علماء اکرام نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا. پاکستان کے علماء اکرام نے یا مفتیان اکرام نے اس وقت عمران خان کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا جاری تھا اس کے اوپر گو کہ انہوں نے بات نہ کی ہو، لیکن اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا، توہین مذہب کا عمران خان کے خلاف بنایا جا رہا تھا. اسی طرح آج بھی میں سپورٹ نہیں کروں گا کسی ایسی چیز کو جس سے کسی کی جان کو خطرے میں ڈال دیا جائے. میرے خیال میں پاکستان کے پاس بہترین فورم موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کا، علماء اکرام موجود ہے، اور ریویو کی ایک آپشن موجود ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ابھی پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر دیکھیں کچھ بھی نہ ہوتا تو پنجاب حکومت یہ فیصلہ نہ کرتی. پنجاب حکومت نے بھی فیصلہ کیا کہ ریویو میں جائیں گے. تو پنجاب حکومت جب ریویو میں جائے گی تو علماء اکرام کو سب کو، قاضی صاحب کو چاہیے بلائیں اور بلا کر ان کی رائے سنیں. ہو سکتا ہے وہ ایک جج ہیں، لیکن ان کا دین کے معاملے میں نالج علماء اکرام سے ناقص ہو سکتا ہے، تو اسلامی نظریاتی کونسل سے رہنمائی بھی لی جا سکتی ہے. تو اس مسئلے کو جتنی جلدی حل کریں اتنا بہتر ہے. پاکستان میں پہلے ہی بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ ایک مذہبی اور حساس نوعیت کا معاملہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.